हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं जी आप सब लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सभी मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं एकदम से एक्टिव, पूरे जोश के साथ। ओके जी, तो शुरू कर रहे हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, विच इज द सेकेंड चैप्टर इन योर एनसीईआरटी। रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक चीजें हम पहले जान चुके हैं अपने पिछले 2 लेक्चर्स में। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। विल डिस्कस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, विल डिस्कस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके जी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने आपसे। कई लोग नाराज हो जाते हैं कि सर आप 15 मिनट कम पढ़ाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, ये थोड़ा सा जरूरी होता है ताकि कई बार बच्चे नए हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये प्लेटफॉर्म तो ऐसा है ना बेटा, हर बार न्यू स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, राइट? सो इसलिए जो बच्चे पहली बार आए हैं उन्हें भी तो ये बताना जरूरी है, अगर आप बेनिफिट हो रहे हैं तो वो भी हो। चलिए जी, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। हम शुरू करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आपके सामने व्यू बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर्स यहां पे लेबल्ड हैं, ये एक साइड व्यू लिया गया है इसमें। यू कैन सी दिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, यूरेथ्रा विच रन्स थ्रू द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। दीज आर द टेस्टिस, टेस्टिस के साथ इपिडिडाइमिस है। देन यू कैन सी कॉपर्स ग्लैंड्स, इजैक्युलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, वास्ट डिफरेंस। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरियोसिटीज, मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस समय हमारे साथ। वेरी 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 नाइस टू सी यू ऑल। फिर से एक बार सलाम नमस्ते आप सबके लिए। चलिए जी, आगे बढ़ रहा हूं। इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं? एक फ्रंटल व्यू से इस चीज को देख पा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से कहां आपस में कनेक्टेड है, राइट? मेल के केस में यूरिथ्रा जो है दैट्स अ कॉमन पैसेज। यूरिथ्रा जो है दैट इज कैरिंग द यूरिन एज वेल एज सेमिनल फ्लूइड। लेकिन एक समय पे यूरिथ्रा से एक ही फ्लूइड पास हो सकता है, या तो सेमिनल फ्लूइड या फिर यूरिन। Let's come to the primary sex organs, that is testes. Primary sex organs को gonads भी कहते हैं। So gonad टर्म हम यूज करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के लिए। मेल के केस में गोनाड्स हो जाएंगे टेस्टिस, फीमेल्स के केस में गोनाड्स हो जाएंगी ओवरीज। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम किस आधार पे इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, और जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं वो किस बेसिस पे कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम इस आधार पे कह रहे हैं बिकॉज दीज आर, मैं लिख रहा हूं बेटा, आप साथ के साथ नोट करते रहेंगे, दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो ध्यान रखेंगे, टेस्टिस को हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा? बिकॉज दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन गैमेट प्रोडक्शन। आपके कमेंट्स और आपके हार्ट्स साथ के साथ आ रहे हैं, वेरी गुड। मैं हर बार ही कहता हूं आपस में चैटिंग नहीं करेंगे, आपस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। क्लियर जी? सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आप समझे, दे आर टेस्टिस। और हम क्यों कह रहे हैं उन्हें ऐसा? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन गैमेट प्रोडक्शन, राइट? टेस्टिस जो हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं। आप यहां पे जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज स्क्रोटम, राइट? स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज हैंगिंग बिटवीन द टू लेग्स। स्क्रोटम में टेस्टिस लोकेटेड हैं, यानी टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं। 2 टेस्टिस आप देख पा रहे हैं। कई बार हम यूज करते हैं टर्म टेस्टिकल। टेस्टिकल होता है बेटा टेस्टिस अलोंग विद द इपिडिडाइमिस। टेस्टिस के साथ इपिडिडाइमिस को भी अगर आप काउंट करके चल रहे हैं तो हम टर्म यूज करते हैं टेस्टिकल। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, टेस्टिकल क्या होता है? टेस्टिस प्लस इपिडिडाइमिस, राइट जी? दोनों टेस्टिस की जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेफ्ट टेस्टिस हैंग्स स्लाइटली लोअर देन राइट।
लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बोथ द टेस्टिस कैन बी एट द सेम लोकेशन ऑल्सो। इससे स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म मैच्यूरेशन, फर्टिलिटी किसी तरह से इफेक्ट नहीं होती है। जनरली क्या है, लेफ्ट टेस्टिस हैंग्स स्लाइटली लोअर देन राइट। ये पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं। लेफ्ट टेस्टिस hangs slightly lower than right। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है? So that when both the legs are very close, the testes should not get crushed। सिर्फ यही कारण है। लेकिन मैंने बोला कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों टेस्टिस सेम पोजीशन पर भी हो सकते हैं। राइट बेटा, ठीक है। आपके कमेंट्स को मैं कॉन्टिन्यूसली देख पा रहा हूं, काफी तेजी से आ रहे हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे कमेंट्स रीड कर सकूं। नाराज नहीं होना है इस बात पे। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं टेलीग्राम पे, फिर आप मैसेज करते हो कि सर आपने हमारा नाम नहीं लिया क्लास में। ओके जी, दोनों टेस्टिस को आपस में सेपरेट करता हुआ पार्टीशन है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम जो है वो स्क्रोटम के अंदर एक पार्टीशन है जो राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस को सेपरेट करता है। एक्सटर्नली भी अगर हम स्क्रोटम के ऊपर से देखें, इट इज विजिबल एज स्क्रोटल रेफे। सो व्हाट इज स्क्रोटल सेप्टम? इट इज अ पार्टीशन विच सेपरेट्स द टू testes in the scrotum. So I'm writing here scrotal septum, right? रफली मैं इसमें आपको ऐसे डिमार्केट करके दिखा देता हूं, ये वाली चीज, ठीक है जी। दिस इज व्हाट इज स्क्रोटल सेप्टम। इज इट क्लियर? राइट। स्क्रोटल सेप्टम एक्सटर्नली भी विजिबल है एज अ मार्किंग, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल रेफे। नाउ सवाल ये उठता है कि टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों है? व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? क्या वजह है कि टेस्टिस मेन बॉडी कैविटी से बाहर लोकेटेड है? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और साथ के साथ फिर आपको मैं इस बात का रीजन समझाता हूं। चलिए, पॉइंट्स आपके सामने हैं, बुलेट फॉर्म में हमने लिखे हैं आपके लिए। देखिए बेटा, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ज्यादातर मैमल्स में टेस्टिस मेन बॉडी कैविटी से बाहर लोकेटेड है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्क्रोटम। कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनमें टेस्टिस मेन बॉडी कैविटी में ही होते हैं, जैसे प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस क्या होते हैं? एग लेइंग मैमल्स। क्या आप किसी एग लेइंग मैमल का नाम बता सकते हैं मुझे? जल्दी से बताइए। एग लेइंग मैमल्स की एग्जाम्पल दीजिए। अगर आपको ध्यान हो, अपने क्लास 11th में मैमेलिया के क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, प्रोटोथीरियंस होते हैं जिनमें एक ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा, मोनोट्रीम्स, एग लेइंग मैमल्स। तो एग लेइंग मैमल का एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। एग लेइंग मैमल में मैं आपके लिए लिख रहा हूं बेटा, एग लेइंग मैमल का एग्जाम्पल दैट इज डक बिल प्लेटिपर्स, जिसका जूलॉजिकल नेम है ऑर्निथोरिंकस। इसके अलावा स्पाइनी एंट ईटर, एकिडना, प्रोएकिडना, दोज आर ऑल्सो एग लेइंग मैमल्स। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ज्यादातर मैमल्स में तो टेस्टिस मेन बॉडी कैविटी से बाहर हैं, लेकिन देयर आर सम मैमल्स इन विच टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमेन, दे हैव एब्डोमिनल टेस्टिस। प्रोटोथीरियंस हैं, इसके अलावा प्रोबोसिडियंस, प्रोबोसिडिया ऑर्डर है क्लास मैमेलिया का जिसमें एलिफेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो एलिफेंट्स में भी टेस्टिस जो है दे आर इंट्रा एब्डोमिनल। इवन सिटेसिया ऑर्डर जिसमें व्हेल्स, डॉल्फिन्स इंक्लूडेड हैं, इनमें भी टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल हैं। राइट। ज्यादातर मैमल्स में क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ऐसा क्यों है? वजह क्या है? व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? बता सकते हैं आप जल्दी से? व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? टेस्टिस के एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का रीजन है कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, मैच्योरेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, तीनों बातें ध्यान रखेंगे। सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही आंसर देते हैं दैट टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर। याद रखिए बेटा, इट इज नॉट ओनली स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का स्टोरेज, स्पर्म का मैच्योरेशन, तीनों बातों के लिए कम तापमान की जरूरत है। तो यहां पे अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं।
Scrotum provides a favorable environment for healthy sperm production. मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि किस तरह से स्क्रॉटम एक थर्मोरेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करता है कि टेस्टिस के आसपास एक डेफिनेट तापमान बना रहे ताकि स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट ना हो। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? लिखा है स्पर्म प्रोडक्शन, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इस बात को, ध्यान रखेंगे। स्पर्म प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज रिक्वायर्स कितना लो टेम्परेचर चाहिए? इसमें हमें 2 to 3 degrees लोअर टेम्परेचर देन द कोर बॉडी टेम्परेचर। राइट बेटा जी? Testes of male baby are formed during 7th to 8th week of pregnancy and are intra-abdominal. ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब एक मेल बेबी मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है उस समय उसकी टेस्टिस मेन बॉडी कैविटी में होती हैं। धीरे धीरे टेस्टिस दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द स्क्रॉटम। टेस्टिस स्क्रॉटम में आ जाते हैं, या तो यहां पे लिखा है दीज माइग्रेट टू स्क्रॉटम ड्यूरिंग 7th to 8th month ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द मेल बेबी, जब बच्चे का जन्म होगा उस समय टेस्टिस स्क्रॉटम में आ जाते हैं। राइट? उससे पहले टेस्टिस जो है मेन बॉडी कैविटी में है। क्लियर है जी ये बात? कई बार ऐसा क्या होता है, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस आपको बताने जा रहा हूं कि टेस्टिस फेल टू माइग्रेट इनटू द स्क्रॉटम। दैट क्लिनिकल कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म। अगली स्लाइड्स में आपको वो चीज दिखाई जाएगी। फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। टेस्टिस मोस्ट ऑफ द मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। क्यों है? रीजन, स्पर्म का प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज कम तापमान चाहिए होता है। कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो स्क्रॉटम को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करता है, जैसे रेगुलर हैबिट ऑफ वियरिंग वेरी टाइट अंडरगारमेंट्स, रेगुलर हैबिट ऑफ वियरिंग वेरी टाइट जीन्स, those males who are engaged in such an occupation where the temperature remains very high, किसी भी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पे कि तापमान ज्यादा है, ब्लास्ट फर्नेस वर्कर्स, ईंट के भट्टों में जो काम करते हैं, इंजन ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, या फिर अगर आप रेगुलरली बाइक ड्राइव करते हैं 7 घंटे से ज्यादा गाड़ी या कोई भी चीज, बिकॉज जब आप सीट पे बैठे हैं बहुत ज्यादा समय के लिए, स्क्रॉटल एरिया इज एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर, जिसके कारण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे स्पर्म काउंट रिड्यूस होने लगेगा। क्या आप जानते हैं ग्लोबली ये डाटा मिला है हमें कि स्पर्म काउंट अब रिड्यूस हो रहा है मेल्स में। मैं आप लोगों से रीजन जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है। व्हाई स्पर्म काउंट इज रिड्यूसिंग दीज डेज? क्या ऐसे फैक्टर्स हुए हैं पिछले 25, 30, 40 साल में कि अब धीरे धीरे स्पर्म काउंट रिड्यूस हो रहा है, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, ओलिगोस्पर्मिया क्यों हो रहा है? आप कोशिश कीजिएगा इन फैक्टर्स को जानने की, ढूंढिएगा, और आने वाली क्लासेस में मैं आपके साथ ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करूंगा कि व्हाई स्पर्म काउंट इज रिड्यूसिंग। क्या कारण है स्पर्म काउंट के रिड्यूस होने के? इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है? राइट बेटा जी? Well, let's see. So testes they migrate to scrotum during 7th to 8th month of pregnancy or at the time of birth of the baby. कई बार ऐसा होता है कि मेल बेबी के जन्म के समय टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है। उस क्लिनिकल कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मेंशन्ड है ऊपर, ध्यान से देखिए क्या लिखा है? क्रिप्टोर्किडिज्म। व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए जरा। टेस्टिस पहले एब्डोमिनल रीजन में है, 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे बने, 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे माइग्रेट करें, और टेस्टिस जो बनते हैं 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे बनते हैं। कई केसेस में टेस्टिस नीचे इंग्विनल कैनाल के थ्रू होते हुए नहीं पहुंच पाते हैं स्क्रोटम में, तो हमने उसे कहा क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। ये जो परसेंटेज लिखी है ये दिखा रही है कि कितने केसेस में एब्डोमिनल रीजन में ही रह जाते हैं टेस्टिस, 15% केसेस में, कितने केसेस में इंग्विनल रीजन में, और कितने केसेस में वो हाई इन द स्क्रोटल रीजन होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है। ये क्लिनिकल टर्म क्या है? फिर से मैं इसको टिक कर रहा हूं यहां पे, क्रिप्टोर्किडिज्म, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। क्रिप्टोर्किडिज्म 2 तरह का हो सकता है, यूनिलेटरल,
बायलेटरल। नाम से ही अंदाजा लग रहा है। यूनिलेटरल मतलब एक टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में, बायलेटरल मतलब दोनों टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में। तो मैं लिख देता हूं जी इसके लिए, क्रिप्टोकिडिज्म दो तरह का हो सकता है। यूनिलेटरल, यूनि मतलब वन कि एक टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में, बायलेटरल मतलब दोनों टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में। ठीक है, तो क्रिप्टोकिडिज्म का नुकसान क्या है? क्रिप्टोकिडिज्म पहले जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी होती थी, ये टर्म उसमें क्लियरली मेंशन था, डिफाइन था। एनसीईआरटी जब चेंज होकर के आई है तो उसमें ये नहीं है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टर्म्स जानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप 2 साल पहले का नीट एग्जाम उठा करके देखेंगे क्वेश्चन पेपर, आपको कुछ ऐसी क्लिनिकल टर्म्स मिलेंगी जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं थी। यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल पूछा हुआ है, हिस्टेरेक्टोमी जैसे। सो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं कंसेप्चुअली, तो मेरा यह मानना है कि आप उसे थॉरोली अच्छे तरीके से पढ़ें, बहुत ज्यादा पेरीफेरी में नहीं जाएं। सिलेबस बहुत वास्ट है, बायोलॉजिकल साइंस का कोई लिमिट नहीं है बेटा, इनफैक्ट किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट का नहीं है। तो कई बार हम ऐसा होता है कि इंटरेस्ट के चलते हुए सब्जेक्ट की पेरीफेरी में बहुत ज्यादा दूर तक चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, राइट। सो क्रिप्टोकिडिज्म पे वापस लौटते हैं। इट कुड बी यूनिलेटरल, इट कुड बी बायलेटरल। नुकसान क्या हो जाएंगे क्रिप्टोकिडिज्म के? देखिए, हमने अभी अभी ये जाना कि टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों है, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, मैचुरेशन के लिए, स्टोरेज के लिए कम तापमान चाहिए। जो स्पर्म बनाने वाले सेल्स है ना, स्पर्मेटोगोनिया, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, राइट। स्पर्मेटोगोनिया को ही जर्म सेल्स कहते हैं। कॉन्टिन्यूसली आप बने हुए मेरे साथ, एंड दिस इज गिविंग मी सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। प्लीज वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो दिल खोल करके ये काम जरूर कीजिएगा। वो पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक भी पहुंचेगी कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली मैं आप सबको पसंद करता हूं। आप सब मेरे दिल के करीब हैं, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, भारत का भविष्य है, और वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है तो बस बनना है, कोई रोक नहीं सकता है। शिद्दत से आप लगे रहिए इस चीज में। ओके जी, वापस लौटते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स? स्पर्मेटोगोनिया। आप ध्यान रखिएगा बेटा जी, स्पर्मेटोगोनिया आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये ट्रायंगल मैंने टेम्परेचर के लगा दिया। तो अगर टेस्टिस हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर पर रहते हैं ज्यादा लंबे समय तक, तो क्या हो जाएगा? स्पर्म प्रोडक्शन विल गो डाउन, स्पर्म प्रोड्यूसिंग जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया विल बी डिस्ट्रॉयड. When such a male baby grows, he will be perfectly normal masculine male, but the only thing will be he will not be able to produce sperms. He will be sterile. हार्मोन बनाने वाले सेल्स जो हैं टेस्टिस में, उनको क्या बोलते हैं? बताइए, क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं? हार्मोन बनाने वाले सेल्स को क्या कहते हैं टेस्टिस में? क्योंकि टेस्टिस तो एक मिक्स्ड टिश्यू है, टेस्टिस में स्पर्म बनाने वाले सेल्स भी हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इसके अलावा हार्मोन बनाने वाले सेल्स भी तो हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? माय क्वेश्चन इज, टेस्टिस के एंडोक्राइन सेल्स को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से देखते हैं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं। ओके ग्रेट, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स सही जवाब है कुछ लोगों का, राइट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, टेस्टिस के हार्मोन बनाने वाले सेल्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, और व्हाट इज द अदर नेम? लेडिग सेल्स। ये हार्मोन्स बनाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजन्स कहते हैं, स्टेरॉइड्स हैं ये। हम पढ़ेंगे कई तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडायोन, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन। इन नेम्स से घबराना नहीं है, सब आपको याद हो जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझते रहिए, याद करने वाला काम अब बाद में करेंगे। जब चीज समझ आ गई ना, तो याद करना भी उसे कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। बायोलॉजी में सिंपल ट्रिक्स होती हैं। जो टेक्निकल नाम आ रहे हैं, जो हमें याद नहीं हो रहे, कागज पेन पकड़िए और उन्हें लिखिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अरे कैसे नहीं याद होगा? ह्यूमन ब्रेन की एबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। कितने टेराबाइट वाली आप डिस्क्स लगा लीजिए, उससे भी कहीं ज्यादा है। बस आप उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जान पाए हैं। हम अपनी बॉडी को कितना, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, मैं आपसे पहले भी ये बात कह चुका हूं, ह्यूमन बॉडी सबसे बेस्ट मशीन है।
बस समस्या यह है कि इसके साथ हमें यूजर मैनुअल नहीं मिला है। आप कोई नया मोबाइल फोन खरीदते हैं, कोई भी नया गैजेट खरीदते हैं, एक यूजर मैनुअल आता है ना उसके साथ, जिसपे लिखा होता है ये इसका ऑन ऑफ बटन है, यहां से कैमरा ऑपरेट होगा, इसको ऐसे करना है, ये इसका चार्जर है एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें हमें भगवान ने साथ में दी नहीं है यूजर मैनुअल, इसलिए हम ये समझ नहीं पाते हैं। हमारी शायद पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसी चीज में, यह जानने में कि कौन से पार्ट को किस तरह से ऑपरेट करना है कि वो अपनी बेस्ट एफिशिएंसी दे पाए। सो धीरे धीरे शायद हम जान जाएंगे इन लेक्चर्स में कि ह्यूमन बॉडी का यूजर मैनुअल क्या है और किस तरीके से उसे उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एबिलिटी तक लेकर के जाना है। एंड आई श्योर यू कि आप सब ये कर सकते हैं। आप सब में ये एबिलिटी है कि आप वो चीज एक्वायर कर सकते हैं, वो चीज पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। समस्या सिर्फ यही आ जाती है कि एक सही मार्गदर्शन और एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, एक पूरे कॉन्शियसनेस के साथ हम वो नहीं कर पाते हैं। चलिए वापस लौटते हैं। मैं आपको यह बता रहा था कि टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन बनाने वाले सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, तो हार्मोन प्रोडक्शन नॉर्मल रहता है। तो मान लीजिए भाई एक मेल बेबी पैदा हुआ जिसमें टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है, द डॉक्टर विल एडवाइज कि वी कैन वेट फॉर फ्यू मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर। टेस्टिस अपने आप धीरे धीरे माइग्रेट करके स्क्रोटम में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स टेस्टिस के डिसेंड में भी मदद करते हैं स्क्रोटम में। मान लीजिए बच्चे के टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आए हैं, राइट? देन व्हाट इज टू बी डन? उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, बिकॉज बताया ना, अगर ज्यादा लंबे समय तक टेस्टिस रहे स्क्रोटम में तो स्पर्म बनाने वाली एबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमें एक सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्किडोपेक्सी। व्हाट इज दैट सर्जरी कॉल्ड? मैं यहां पे लिख रहा हूं ORCHIDO, ऑर्किडोपेक्सी। ऑर्किडोपेक्सी क्या है? इट इज अ सर्जरी विच इज परफॉर्म टू करेक्ट द क्रिप्टोर्किड टेस्टिस। तो ये सर्जरी हम समय रहते जितना जल्दी करवा देंगे बच्चे की, उतनी ही अच्छी बात है कि उसमें स्पर्मेटोगोनिया डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। 2 क्लिनिकल टर्म्स बस आपने जानी यहां पे, कौन सी? कैस्ट्रेशन, सॉरी अभी आपको बताता हूं। कैस्ट्रेशन होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनैड्स। चलिए ध्यान आ गया तो हम ये भी लिख लेते हैं। कैस्ट्रेशन टर्म हम कहां यूज करते हैं? कैस्ट्रेशन का मतलब होता है, सॉरी, कैस्ट्रेशन इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनैड्स। रिमूवल ऑफ गोनैड्स। गोनैड्स कैन बी टेस्टिस, दीज कैन बी ओवरीज। ध्यान रखिएगा, कैस्ट्रेशन टर्म हम ओवरी के रिमूवल के लिए भी यूज करते हैं। मोर कॉमनली इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के लिए स्पेसिफिक टर्म जो है विच इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ टेस्टिस, दैट टेक्निकल टर्म विच इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ टेस्टिस पर्टिकुलरली इज ऑर्चिडेक्टोमी। ऑर्चिडेक्टोमी is the सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेस्टिस हमें क्यों रिमूव कराने हैं। सुनिए मेरी बात, कैस्ट्रेशन हम एनिमल्स में भी करते हैं। आपको ऑक्स एंड बुल में डिफरेंस पता है? देखते हैं आप में से कितने लोग ऑक्स एंड बुल का डिफरेंस बता पाते हैं। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के, बिकॉज आप में से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, सर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैंने इतनी बार मैसेज भेजा था। और कुछ लोग ऐसे भी नाराज हो जाते हैं कि सर आप नाम क्यों लेते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होते हैं। बच्चे कैलकुलेट करके बता देते हैं आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमारा नाम लेने में। तो ऐसा नहीं होता बेटा, एक इंटरेक्शन तो बना रहना चाहिए ना। अगर आप फिजिकली भी मेरे सामने बैठे होते तो भी तो मैं आपका नाम लेता ना, कि आप दीपांशु हैं, आप कुलदीप हैं, आप नयन हैं, आप अजय हैं, आप कृष हैं, तो ये नाम तो मैं तब भी लेता ना बेटा। सो उसी से एक इंटरेक्शन बना रहता है। अदरवाइज मोनोटोनस सा लगेगा कि सिर्फ मैं बोले जा रहा हूं, पता नहीं मेरे सामने बच्चे हैं या नहीं, मुझे देख भी रहे नहीं। सो मुझे एक अपनेपन की फीलिंग होती है आप लोगों के साथ कि आप बिल्कुल मेरे सामने ही हैं, आप मुझे देख रहे हैं और अब मैं आपको देख रहा हूं। राइट जी? चलिए, सो मैंने आपसे सवाल पूछा ऑक्स एंड बुल में डिफरेंस, देखते हैं कितने लोग मुझे बता पाते हैं ऑक्स एंड बुल में क्या डिफरेंस है। वेल, ऑर्चिडेक्टोमी मैंने क्या बताया? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। आपके जवाबों का मुझे इंतजार है और साथ के साथ मैं ये लिख रहा हूं, ऑर्चिडेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ testes।
ऑक्स को जब आप बुल कह रहे हैं, सो व्हाट डज इट मीन? सॉरी, डोंट गो विद द एरो, ये थोड़ा उल्टा बन गया है। सी, बुल फाइट में आपको पता है हम बुल यूज करते हैं। बुल जो है वो एग्रेसिव है, उसका एग्रेशन लेवल ज्यादा होता है। जब आप बुल को कैस्ट्रेट कर देते हैं देन वी कॉल इट ऑक्स। सो अ कैस्ट्रेटेड बुल इज ऑक्स। कैस्ट्रेशन से क्या हो जाता है? कैस्ट्रेशन से जो एग्रेशन लेवल है एनिमल का वो डाउन चला जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव बिहेवियर ऑल्सो। खेत में जो हल जोतने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो बैल होता है ना, सो बैल में और सांड में या ऑक्स एंड बुल में डिफरेंस आपको समझा रहा हूं। जब आपने एनिमल को कैस्ट्रेट कर दिया, कैस्ट्रेशन मेक्स द एनिमल डोसाइल। सो आई एम राइटिंग कैस्ट्रेशन makes animal docile। assertion reason में, एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोसाइल का मतलब क्या है? शरीफ, लेस एग्रेसिव। कैस्ट्रेट करने से एनिमल का एग्रेशन लेवल डाउन होता है। क्लियर जी? ह्यूमंस में हमें ऑर्चिडेक्टोमी क्यों करनी पड़ जाएगी? कई बार क्या होता है, एडवांस्ड एज में जाकर के मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी हो जाता है, और उस कैंसर का कारण कई बार टेस्टिस से आने वाला टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स होते हैं। सो जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव करते हैं एडवांस्ड एजिंग में, तो हमें कई बार टेस्टिस भी निकालने पड़ जाते हैं। टेस्टिस भी हम साथ में ही रिमूव कर देते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे टेस्टिस रिमूव करना है या नहीं करना है। क्लियर हुई ये बात? नाउ एक दो क्लिनिकल टर्म्स और बताना चाहूंगा यहां पे। मोनोर्किडिज्म। मोनोऑर्किडिज्म का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेस्टिस इन द स्क्रोटम। सो आई एम राइटिंग हियर मोनोर्किडिज्म। Monarchism. What is monarchism? Mono is referring to one. So monarchism is presence of single testes in the scrotum. A male can produce sufficient number of sperms even with single testes. एक टेस्टिस के साथ भी मेल sufficient number of sperms बना सकता है that he can father a चाइल्ड। स्पर्म प्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मिलियंस एंड मिलियंस में स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके लिए लिख देता हूं। मैंने आपको यह बताया था दैट इन 1 सेकेंड 1000 स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड पर ग्राम ऑफ टेस्टिकुलर टिश्यू। वेट ऑफ वन टेस्टिस इज रफली 14 ग्राम्स। सो दोनों टेस्टिस मिलकर के लाखों स्पर्म्स कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन स्पर्म्स का क्या होगा? आप में से कल स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या होगा, फिर इतना सारा एनॉर्मस स्पर्म प्रोडक्शन है, हर समय तो स्पर्म इजैकुलेट नहीं हो रहे हैं मेल बॉडी से, तो ये स्पर्म्स कहां चले जाते हैं? ये स्पर्म्स साथ के साथ इपिडिडाइमिस में इनका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। फेगोसाइट्स इन्हें खा जाते हैं। इपिडिडाइमिस को रीसाइक्लिंग सेंटर ऑफ द स्पर्म्स भी कहते हैं। तो जो स्पर्म्स कॉन्टिन्यूसली बन रहे हैं बेटा, वो साथ के साथ मर भी रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंट्राटेस्टिकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्पर्म्स आर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। क्लियर जी? हमने क्या टर्म जाना था अभी? मोनोर्किडिज्म। मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूं। हमने टर्म जाना था मोनोर्किडिज्म। Monarchism is presence of single testes in the scrotum, and a male can produce sufficient number of sperms even with single testes. एक और टर्म बता रहा हूं आपको यहां पे, पॉलीऑर्किडिज्म। Polyarchidism is presence of more than 2 testes in the scrotum. Seems strange, but rare of the rare ये medical condition भी होती है कि 2 से ज्यादा testes भी हो सकते हैं, राइट? एक और क्लिनिकल टर्म आपको यहां से बताना चाहूंगा। कई बार दोनों टेस्टिस कॉन्जेनिटली आपस में फ्यूज्ड होते हैं। दैट क्लिनिकल कंडीशन इज सिनऑर्किडिज्म। सिन मतलब फ्यूजन। तो हमने क्या क्या टर्म्स जान ली यहां पे? क्रिप्टॉर्किडिज्म, मोनोर्किडिज्म, पॉलीऑर्किडिज्म, ऑर्किडोपैक्सी, सिनऑर्किडिज्म। क्लियर है ये सारी टर्म्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसा नहीं सोचना है कि सर एनसीईआरटी से बहुत बाहर जा रहे हैं। बेटा, जब आप किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से सॉल्व करें या आप और इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल में से करें,
टेस्ट सीरीज में से करें। आप में से बहुत से लोगों के पास ऐसी बुक्स भी होंगी, स्टडी मटेरियल भी होगा, आपको ये सारी टर्म्स वहां पे मिलेंगी। तो वहां पे आपको घबरा नहीं जाना है कि सर ने तो हमें ये कुछ नहीं बताया था, हम इसे कैसे सॉल्व करें। होता क्या है कि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, आप अपने सामने कुछ क्वेश्चंस रख के बैठे, मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आपने किसी XYZ इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में से लिए, आप में से सिर्फ 10 ही सॉल्व हो पाए, आपको निराशा होगी। वहां पे आपको लगेगा सर ने तो हमें ये बताया ही नहीं था, अब ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सब्जेक्ट की पेरीफेरी में थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जरूर बताता जाऊं। माई 20 years ऑफ एक्सपीरियंस सेज कि इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ बायोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर। आगे जाकर के आपने यही सब चीजें और डिटेल में पढ़नी है। एक सॉलिड बेस होगा, एक सॉलिड मजबूत नींव होगी, तो इमारत भी उतनी ही मजबूत रहेगी। ठीक है जी। एक चीज और बताना चाहूंगा, इंग्विनल हर्निया क्या होता है। पहले वाली टेस्टिस में ये टर्म भी, पहले वाले एनसीईआरटी में ये टर्म भी क्लियरली एक्सप्लेन था। मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा जी, इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया क्या होता है, हमने देखा कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में माइग्रेट कर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है बेटा, ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, इंग्विनल कैनाल। आई एम लेबलिंग इट। Testes, they are hanging in scrotum with the help of spermatic cord. ये testes दिखाया मैंने यहां पे, ये हम दिखा देते हैं बेटा स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये ऐसे दोनों तरफ होगा टेस्टिस, मैंने एक ही तरफ दिखाया है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, इसके अंदर वास डिफरेंस है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। दिस स्ट्रक्चर इज टेस्टिस, दिस इज स्क्रोटम। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एक फेवरेबल टेम्परेचर यहां पे बना रहता है, लेकिन उससे पहले इंग्विनल हर्निया जानते हैं। इंग्विनल हर्निया क्या होता है बेटा, टेस्टिस जब एक बार स्क्रोटम में माइग्रेट कर जाते हैं तो जो इंग्विनल रीजन है धीरे धीरे यहां पे कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन से इंग्विनल कैनाल सील हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। समय लगता है इसमें, ऐसा नहीं है कि बच्चे के जन्म के बाद एकदम से ये बंद हो जाएगी, इट टेक्स टाइम। तो फिर क्या होता है, उस इंग्विनल रीजन के जरिए सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड ही नीचे तक आती है। सो हम ये कह सकते हैं दैट टेस्टिस आर कम्युनिकेटिंग विद द एब्डोमिनल रीजन थ्रू दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड। कई केसेस में क्या होता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू ठीक से नहीं बन पाता है, और अगर ये कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ तो अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन एंटर इनटू द इंग्विनल रीजन, और उसी चीज को इंग्विनल हर्निया कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज इंग्विनल हर्निया? फेलियर ऑफ द क्लोजर ऑफ इंग्विनल कैनाल, या फिर हम कह सकते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ इंग्विनल कैनाल अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन एंटर इंग्विनल रीजन, और उसी चीज को इंग्विनल हर्निया कहते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, सर्जरी करके इसे ठीक कर दिया जाता है। हर्निया कई बार तो जन्म से ही होता है बच्चों में, मेल्स में। कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में भी डेवलप हो सकता है। किन केसेस में? पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हैवी वेट लिफ्टर्स, राइट। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप में से कुछ लोगों ने इंग्विनल हर्निया के बारे में पूछा है, मैं आपको वही बता रहा हूं बेटा। इंग्विनल हर्निया कई बार जन्म से होता है, कई बार बाद में भी डेवलप हो जाता है। बाद में कैसे डेवलप होता है? पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हैवी वेट लिफ्टर्स। अगर आप बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिसके कारण एब्डोमिनल मसल्स का प्रेशर लगता है इंग्विनल रीजन में, तो इंग्विनल कैनाल रप्चर हो सकती है, राइट। इसीलिए कहा जाता है अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, यू मस्ट वियर सपोर्टर्स। व्हाट आर सपोर्टर्स? दीज आर द टाइट अंडरगारमेंट्स व्हिच कीप द स्क्रोटल एरिया सपोर्टेड, ताकि यह समस्या ना हो, और अगर हो जाए तो सर्जरी करके हम इसे ठीक कर देते हैं, राइट जी। क्लियर है एकदम सारे कंसेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है? वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, राइट। लेट्स कम बैक।
मैं आपको यह बताने जा रहा था कि स्क्रोटम में एक फेवरेबल टेम्परेचर कैसे बना रहता है। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड मैंने बताई है, इसके अंदर एक खास तरह के मसल्स होते हैं। मैं उनका नाम लिख रहा हूं यहां पे, क्रीमेस्टर मसल्स। व्हाट आर क्रीमेस्टर मसल्स? दीज आर प्रेजेंट इन स्पर्मेटिक कॉर्ड। एंड जो स्क्रोटम है, इसकी वॉल में भी एक खास तरह के मसल्स होते हैं। What are they called? Dartos muscles। दोनों नाम याद रखने हैं, क्रीमेस्टर मसल्स, डार्टोस मसल्स, दोनों ही इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स हैं। कैसे हैं ये मसल्स? दे आर इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स। और ये स्मूथ मसल्स टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। सो द मसल्स आर सेंसिटिव टू व्हाट? टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत कम है, बहुत ठंड है, स्क्रोटल एरिया के आसपास टेम्परेचर कम है, तो ये मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है? स्क्रोटल एरिया बिकम्स टाइट, रिंकल्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड वाले जो क्रीमेस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, testes are pulled slightly up towards the abdominal area to get the warmth of that abdominal area। क्लियर हुई बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डार्टोस एंड क्रीमेस्टर मसल्स आर इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स। These contract and relax involuntarily in response to temperature to bring the testes towards abdomen or move them away from the abdomen। इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण ही एक तापमान सही तरीके का बना रहता है स्क्रोटम में। एक दूसरी चीज जो आप याद रखेंगे, द वॉल ऑफ स्क्रोटम हैज लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्क्रोटम की वॉल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, वो स्वेट जब इवेपोरेट करेगा, और जब इवेपोरेशन होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट आता है, जिसके कारण स्क्रोटम में एक डेफिनेट टेम्परेचर बना रहता है। क्लियर है जी इतनी बातें? यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? आप नोट कर लीजिए बेशक अपने साथ साथ, जहां पे आप नोट कर रहे हैं अपना, और या फिर आप मुझे बाद में कमेंट्स में भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। मैं डेली कोशिश करता हूं जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रिप्लाई कर सकूं मैसेजेस का, मैं करता हूं। आप में से कुछ लोग उन टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस पूछते हैं जो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम के कई बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड कीजिए, बिकॉज जो करंट टॉपिक चल रहा है, अगर आप उसके क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है जी, बिकॉज जो अभी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं एनिमल किंगडम में से या किसी भी और टॉपिक में से, वो तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं ना आपको। जब वो पढ़ाएंगे तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, एक पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। यहां पे हमें हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस दिखाया गया है। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर प्लीज आपको डरना नहीं है इस चीज से, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। टेस्टिस का हमने एक मिड सजिटल सेक्शन लिया है, यहां पे आपके सामने बीच में से काटा है उसे, और आपको खोल करके दिखाया गया है। टेस्टिस को कवर करती हुई कुछ लेयर्स होती हैं। ये वाली लेयर आपने याद रखनी है बेटा जी। ये देखिए, यहां पे मैं इसके नाम को हाईलाइट कर रहा हूं इस तरीके से, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो हमें ध्यान रखना है, ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अलावा यहां पे ट्यूनिका वेजिनालिस एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेयर्स भी आपको दिख रही हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कई जगहों पे टेस्टिस के अंदर एक्सटेंड करती है, एंड इट फॉर्म्स चैम्बर्स इन द टेस्टिस विच आर कॉल्ड टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। कोशिश किया कीजिए कि अगली बार से आप बेशक एनसीईआरटी की बुक भी अपने साथ लेकर के बैठ जाएं, अगर पॉसिबल हो। अगर नहीं है तो आप पूरी तरह से वीडियो पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। साथ के साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिसमें आप चीजें नोट कर सकते हैं। कई बार कोई डाउट एकदम से माइंड में आता है और बाद में स्किप हो जाता है कि अरे कुछ पूछना था सर से, अब वो याद नहीं रहा। सो बेटर होगा अगर आपके पास कॉपी पेन होगा, आप वो डाउट अपना लिख सकते हैं, वो क्यूरियोसिटी, वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंटर्स इनटू द टेस्टिस एंड इट फॉर्म्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में, 200 to 250 लोब्यूल्स।
राइट। हर लॉब्यूल के अंदर आप देख पा रहे हैं हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो हमें याद रखना है, ट्यूनिका albuginea forms chambers in the testes which are called testicular lobules। यहां पे ये देखिए लेबल करा है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। कितने लॉब्यूल्स हैं, 200 to 250 एक टेस्टिस में। एंड इनसाइड वन लॉब्यूल देयर आर 2 to 3 seminiferous tubules। seminiferous tubules are the structural and functional units of testes। highly convoluted tubules हैं। convoluted का मतलब क्या है, folded। दे आर हाईली फोल्डेड टिब्यूल्स। कॉन्वोल्यूटेड वर्ड आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, क्या आप लोग बता सकते हैं ये कॉन्वोल्यूटेड वर्ड आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में और कहां पढ़ा था? क्लास 11th के सिलेबस में आपको क्लू देता हूं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाला जो चैप्टर था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उसमें आपने पढ़ा है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। याद आया? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पीसीटी डीसीटी पढ़ा था ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सो व्हेन यू से कॉन्वोल्यूटेड दैट मींस फोल्डेड। सो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स हैं। एक टिब्यूल का लेंथ लगभग 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर्स होता है। किसका लेंथ? सेमिनिफेरस टिब्यूल का। सो दीज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स विच आर हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दे ओपन इनटू स्ट्रेट टिब्यूल्स विच आर कॉल्ड टिब्यूलाई रेक्टाई। यहां पे ये वाली चीज जो हमें दिख रही है दैट इज, चलिए मैं लेबल कर देता हूं इसे, टिब्यूलाई रेक्टाई। रेक्टस वर्ड का मतलब है straight। rectus means straight, convoluted means folded। So seminiferous tubules open into straight tubules which are called tibuli recti। tibuli recti then open into reti testes, this network of tubules which you can see here beta, this is reti testes। then from the reti testes you can see these fine tubules which are called vasa efferentia। vasa efferentia originate हो रहे हैं रेटी टेस्टिस से, and vasa efferentia are carrying the sperms towards the head region of the epididymis। ये वाला टिब्यूल जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड है। इसका नाम क्या है? epididymis। ठीक है जी, शुरुआत में बताया था ना, टेस्टिस प्लस epididymis इज व्हाट? टेस्टिकल। सो epididymis क्या है? हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है जो टेस्टिस के साथ ही अटैच्ड है, और इसके हेड रीजन को कहते हैं caput epididymis। the middle region or the body region is called corpus epididymis and the tail region is called cauda epididymis। इतना क्लियर है? कहां बने स्पर्म? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। फिर कहां गए? टिब्यूलाई रेक्टाई में। फिर कहां गए? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस के बाद वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया के बाद epididymis। epididymis के भी 3 हिस्से बता दिए मैंने, कौन कौन से? कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि भाई आप स्पर्म का पूरा पाथवे बताइए, कहां पे स्पर्म बने और टेस्टिस में कैसे बाहर निकले। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है जी, क्लियर है इतना हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, epididymis के बाद कहां जाएंगे? epididymis के बाद स्पर्म चले जाएंगे वास डिफरेंस में, जिसको डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। स्पर्म्स epididymis में भी स्टोर्ड होते हैं, स्पर्म्स वास डिफरेंस में भी स्टोर्ड होते हैं। वास डिफरेंस इज द सेकेंडरी स्टोर हाउस फॉर स्पर्म्स। आगे बढ़ रहा हूं बेटा जी। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस अभी पिछली स्लाइड में ही आपको सिखाया, मैंने बताया रफली, मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि अगर हमें बनाना हो यहां पे, सो मान लीजिए ये मैं आपके सामने एक साइड व्यू दिखा रहा हूं उसी डायग्राम का जो थोड़ी देर पहले आपने देखा। ये टेस्टिस है, ये यहां पे स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिसके अंदर होगी वास डिफरेंस। ये वाला लेयर क्या बोला था? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। मैंने कहा था ना घबराना नहीं है, वो डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको खुद बना के दिखा देता हूं, अभी सिखा भी देता हूं। ट्यूनिका अल्बुजिनिया enters into the testes and forms these partitions। What are these partitions called? Testicular lobules। और testicular lobule के अंदर क्या था? seminiferous tibule।
ये सेमिनिफेरस टिब्यूल ऐसे हाईली कॉन्वोल्यूटेड हैं और इस तरह से ये टिब्यूल्स खुल रहे हैं रेटी टेस्टिस में, ऐसे। ठीक है, सो ऐसे हम इसको डबल कर देते हैं सो दैट एक टिब्यूल की तरह लगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल। एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स टिब्यूलाई रेक्टाई में खुल रहे हैं। सो अब हम इनकी ऐसे कॉमन ओपनिंग दिखा देते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में, डायग्राम भी। राइट जी, यहां पे वो जो आपको नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स दिख रहा था, दैट इज रेटी टेस्टिस, और इसी रेटी टेस्टिस से ऐसे ये फाइन टिब्यूल्स जा रहे थे वासा इफेरेंशिया। सेमिनिफेरस टिब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफेरेंशिया, और उसके बाद क्या था, इपीडिडाइमिस। इनको जोड़ के मैं आपको क्विकली इपीडिडाइमिस भी बना के दिखा देता हूं। ये देखिए, दिस इज हाउ दिस हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल which is attached to testes, ये रहा vas deferens which is the secondary storehouse for sperms। तो रफली वही डायग्राम मैंने दोबारा क्रिएट कर दिया है आपके लिए, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। बाद में इस वीडियो को आप रिवाइंड करके जब देखेंगे और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये आपके सामने आ गया बेटा जी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का टीएस आप समझते हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन। जैसे मान लीजिए मार्कर मेरे हाथ में, इसका टीएस मैं इस तरह से काटूंगा तो वो सर्कुलर नजर आएगा जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं? यहां पे आपको ये जो राउंड स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, दिस इज वन सेमिनिफेरस टिब्यूल। मैं आपको यहां पे रफली बना के दिखाता हूं। मान लीजिए हमने ये लिया टीएस, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल, दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल, तीसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो इसको लेबल करता हूं, ये चीज क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है बेटा, और इन टिब्यूल्स के बाहर कौन से सेल्स होते हैं? हार्मोन सिक्रेटिंग लेडिक सेल्स। तो मैं आपके लिए हार्मोन सिक्रेटिंग लेडिक सेल्स दिखा देता हूं। यहां पे लेडिक सेल्स को भी इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। यहां लेबल कर देते हैं इसे लेडिग सेल्स। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि जब क्रिप्टोकिडिज्म होता है, टेस्टिस जब मेन बॉडी कैविटी में रह जाते हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, हार्मोन प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज लेडिग सेल्स आर नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर। क्लियर है इतनी बात? Right? So where are Leydig cells located or the interstitial cells located? Outside the seminiferous tubules. ध्यान रखिएगा, they are not inside the seminiferous tubule, they are outside. टिब्यूल के बाहर और भी कई तरह के सेल्स होते हैं। एक तो ये हार्मोन सिक्रेटिंग एंडोक्राइन सेल्स है, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं। राइट, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो है सर्टोली सेल्स जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। मैं एक सर्टोलाइज सेल ऐसे दिखाता हूं, ये देखिए, जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ऐसे कॉन्वोल्यूटेड दिखा दी। सो दिस इज वन सर्टोली सेल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्टोलाई सेल्स होंगे। ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है। सर्टोली सेल्स को ही सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये सर्टोलाई सेल लेबल्ड है यहां पे। सर्टोली सेल, दे वर डिस्कवर्ड बाय एनरिको सर्टोलाई, इसलिए हमने इनका नाम सर्टोलाई सेल रखा है। बहुत सारे काम करते हैं सर्टोली सेल्स। स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं डेवलपिंग स्पर्म को, स्पर्म की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, स्पर्म को ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिशन देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, स्पर्म के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना, ये सभी काम सर्टोली सेल्स के हैं। सेक्सुअली मैच्योर टेस्टिस में सर्टोली सेल्स डू नॉट डिवाइड। सर्टोली सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं एफएसएच के लिए। एफएसएच तो आप जानते होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एफएसएच आके सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करता है और सर्टोली सेल्स इसके रिस्पांस में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं, इनहिबिन बनाते हैं, और भी फंक्शंस है सर्टोलाई सेल्स के, हम पढ़ेंगे अभी। MIS, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, विच कॉजेज रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट्स।
तो इसके अलावा हमें और क्या दिख पा रहा है इस ट्रांसफर सेक्शन में जी? आप देख सकते हैं जो बॉर्डर की तरफ टिब्यूल के पेरिफेरी की तरफ अरेंज्ड हैं वो हैं जर्मिनल सेल्स एंड व्हाट आर दे कॉल्ड? स्पर्मेटोगोनिया. सिंगुलर इज स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनिया आर जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स आर सोमेटिक सेल्स. तो हम ये कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर हमें दो तरह के सेल्स मिलते हैं. एक तो सोमेटिक सेल्स हैं विच आर सर्टोली सेल्स. Number 2 is germinal cells, which are spermatogonia. Spermatogonia ही sperms बनाते हैं. जो हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ spermatogenesis, वो spermatogonia ही करते हैं. अब आप यहां पे देख सकते हैं लेडिक सेल्स भी लेबल्ड हैं. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स? यहां पे लिख लेते हैं. लेडिक सेल्स एंडोक्राइन सेल्स हैं. Leydig cells, they secrete male sex hormones. What are the male sex hormones called? Collectively, androgen. Androgen एक हार्मोन नहीं है. ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर्स, याद रखिएगा. एंड्रोजन एक हार्मोन नहीं है. व्हेन यू से एंड्रोजन, दैट इज अ कैटेगरी, दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स. स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए प्रिकर्सर क्या है? चलिए आज का मेरा सवाल ये है, स्टेरॉयड्स हार्मोन किससे बनते हैं? या जब भी आप स्टेरॉयड की बात करते हैं, स्टेरॉयड्स के लिए प्रिकर्सर क्या है? किस चीज से बने हैं स्टेरॉयड्स? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए आपके कमेंट्स में, टेलीग्राम पे. मैं नहीं बताऊंगा. सो मेरा क्वेश्चन क्या है? प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयड्स. किस चीज से स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में बनते हैं? सो व्हेन यू से एंड्रोजन, एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जिसमें टेस्टोस्टेरोन आएगा, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आएगा, एंड्रोस्टेनिडायोन आएगा, और भी होते हैं मेल सेक्स स्टेरॉइड्स. आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. राइट बेटा. लेडिक सेल्स के बारे में क्या बताया? एंडोक्राइन सेल्स कहां लोकेटेड हैं? आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या काम करते हैं? फंक्शन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाला LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम ICSH भी कहते हैं मेल्स में, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इन सेल्स पे एक्ट करता है. तो हम ये कह सकते हैं लेडिक सेल्स जो हैं, दे हैव रिसेप्टर्स फॉर LH. याद रखनी है ये बात डॉक्टर्स. receptors for LH, luteinizing hormone, which is also called ICSH. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन बनाती है. पिट्यूटरी से निकलने वाले इन हार्मोन्स को गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, क्योंकि उनका टारगेट ऑर्गन गोनाड्स है. गोनाड्स मैंने बिगिनिंग में ही बताया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल गोनाड्स हैं, टेस्टिस. तो टेस्टिस के अंदर ये हार्मोन एक्ट कर रहा है. क्लियर है जी इतनी बात? सर्टोली सेल्स के पास कौन से हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स हैं? थोड़ी देर पहले बताया था. FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स. राइट बेटा. इसी डायग्राम में और क्या देख पा रहे हैं? स्पर्मेटिड्स दिख रहे हैं हमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्म्स. ये सब क्या है? ये अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं स्पर्म की. स्पर्मेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे कि मेल्स में स्पर्म बनने की प्रोसेस प्यूबर्टी टाइम पे शुरू होती है, around 12 to 14 years of age, and then it continues throughout life. A male continues producing sperms throughout his life. Advanced aging के साथ साथ कुछ बदलाव जरूर आते हैं जो आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा. तो एक स्पर्म बन कैसे रहा है? स्पर्मेटोगोनियम दैट चेंजेस इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म. ये सारी स्टेजेस हमने पढ़नी है अभी डिटेल में. यहां तक सिर्फ इतना बताया मैंने आपको कि टेस्टिस का अगर एक ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो क्या क्या चीजें नजर आएंगी. क्या क्या चीजें नजर आएंगी? हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, टिब्यूल के बाहर लेडिक सेल्स होंगे, टिब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स होंगे, सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स. सोमेटिक सेल्स कौन से हैं? सोमेटिक सेल्स हैं सर्टोली सेल्स. जर्मिनल सेल्स कौन से हैं? स्पर्मेटोगोनिया. आगे बढ़ सकता हूं? इजाजत है आपकी? आई होप वीडियो लाइक भी कर रहे हैं और वीडियो शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी करेंगे साथ में. आप और लोगों का फायदा
जरूर कीजिए। बार बार ये बात कहता हूं, कोई ना कोई राज जरूर छुपा होगा इसके पीछे कि दूसरों की हेल्प करने से हमें हेल्प कैसे मिलती है। यूनिवर्स को अच्छी एनर्जी देने से आपके चारों तरफ भी एक अच्छी एनर्जी का ऑरा क्रिएट होगा। आप ये करके देखिए, कुछ दिन आजमा के देखिए, आपको असर जरूर नजर आएगा। आने वाली क्लासेस में आपको कुछ और भी अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा कि किस तरह से पढ़ें, कहां बैठ के पढ़ें अपने घर में कि वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। दिस अर्थ, दिस एंटायर अर्थ एंड द एंटायर एटमॉस्फेयर विच इज अराउंड यू, ये सब एनर्जीज का ही खेल है बेटा। पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज चारों तरफ होती हैं। पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है अपने बेनिफिट के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जरूरी है आप मेरे साथ जुड़े रहें। ओके जी, अगली स्लाइड पे आ जाता हूं। ये एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा जी आपके सामने। सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया गया है। यहां पे हम क्या क्या देख पा रहे हैं? सर्टोली सेल्स हैं, और ये जो आपको फ्लैजुलेटेड स्ट्रक्चर अंदर नजर आ रहे हैं ये स्पर्म्स हैं। पेरिफेरल रीजन में क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मैंने कहा दो तरह के सेल्स होते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, वो दो तरह के सेल्स कौन से हैं। एक है सोमेटिक सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड सर्टोलाइज सेल्स, और दूसरे सेल्स क्या है? स्पर्म बनाने वाले सेल्स विच आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। फीमेल में हम पढ़ेंगे कि oogonia से ओवम बनने की प्रोसेस कैसे शुरू हुई और कैसे वो खत्म हो जाती है। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम क्या बताया था बेटा? सस्टेंटिक्यूलर सेल्स। सस्टेंटिक्यूलर सेल्स सस्टेन करके रखते हैं टेस्टिस को। टेस्टिस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, protection to sperms, nutrition, they collect metabolic wastes। डेवलपिंग स्पर्म के लिए बहुत सारे काम ये कर रहे हैं। थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट द हेड ऑफ द स्पर्म रिमेन्स एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सर्टोली सेल, और जब स्पर्म सर्टोली सेल की मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। सो व्हाट इज स्पर्मिएशन? प्रोसेस ऑफ release of sperms from the membrane of Sertoli cell into the lumen of seminiferous tubule। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस के फंक्शंस की बात कही गई है। पिछली स्लाइड में ही मैंने डिस्कस कर दिया, कुछ फंक्शंस और बता देता हूं। सर्टोली सेल्स दे सिक्रीट ABP which stands for androgen binding protein। It binds with androgens and maintain their high concentration inside the tubule, and that is required for sperm production. Sertoli cells secrete inhibin. It is a proteinaceous hormone which has negative feedback effect with FSH। ये भी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूं। Sertoli cells they secrete Mullerian inhibiting substance which is also called Mullerian inhibiting factor और Mullerian inhibiting हार्मोन। इसका रोल है मुलेरियन डक्ट्स की रिग्रेशन में। मुलेरियन डक्ट्स क्या है ये आने वाली क्लास में आप जान जाएंगे। ओके जी, इतना क्लियर है। सर्टोली सेल दिख रहे हैं, स्पर्म्स दिख रहे हैं, ये ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल के बाहर पेरिट्यूबुलर मायोइड सेल्स भी होते हैं, इनका भी फंक्शन हम जानेंगे। सर्टोली सेल्स दे फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये बहुत जरूरी चीज है। ब्लड टेस्टिस बैरियर से क्या मतलब है? जर्म सेल्स जो हैं दे नेवर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड। ब्लड अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है स्पर्मेटोगोनिया के, इट विल डिस्ट्रॉय द जर्म सेल्स बाय इम्यून रिएक्शन। ब्लड कभी भी जर्म सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। जो भी चीजें ब्लड से जर्म सेल्स तक पहुंचनी है सर्टोली सेल के जरिए पहुंचेंगी। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड देन वापस मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सर्टोली सेल्स ये कहते हैं कि हमने एक बैरियर बना रखा है बिटवीन द डेवलपिंग जर्म सेल एंड द ब्लड। So please remember, blood never comes in direct contact with the germ cells। इस स्लाइड को आप लेक्चर खत्म होने के बाद भी आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा किस तरह से सर्टोली सेल्स ने एक बैरियर बनाया हुआ है, ब्लड टेस्टिस बैरियर जिसे कहते हैं। राइट गाइस? ओके, एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन में आने वाली क्लास में हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मैं आपको बता चुका था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, या पिट्यूटरी देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस से GnRH
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है, और एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में एफएसएच एंड एलएच बना रही है जो टेस्टिस पे एक्ट कर रहे हैं। और यहां पे दिखाया गया है कि इसके रिस्पॉन्स में लेडी सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया है, एंड सस्टेंटिकुलर सेल जो सर्टोली सेल है उसने ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया है, और इसके साथ के साथ इनहिबिन भी बनाया है। सो दैट वाज एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ द टेस्टिकुलर फंक्शन, राइट? क्लियर हुआ? कौन कौन से मेन हार्मोन्स का नाम याद करा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, इसके बाद क्या क्या बना? एलएच एंड एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये एक्ट करे टेस्टिस पे, वहां पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना, उसके अलावा एमआईएस बना, और उसके अलावा इनहिबिन बना जिसका एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है एफएसएच के लिए। क्लियर है जी? इस चीज को अभी डिटेल में डिस्कस करना है आने वाली क्लासेस में। ये सिर्फ एक इंट्रो पार्ट हो रहा है आपके लिए, घबराना नहीं है कि कोई चीज जल्दी से बता दी सर ने, हमें समझ नहीं आई। डोंट वरी, वी हैव टू कंटिन्यू विद दीज लेक्चर्स, राइट जी? जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, टेस्टिस में कौन से सेल्स हैं जो ब्लड टेस्टिस बैरियर बना रहे हैं? कम ऑन क्विकली, माय क्वेश्चन इज द सेल्स विच आर फॉर्मिंग ब्लड टेस्टिस बैरियर। जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, मैं लिख रहा हूं आंसर। Cells which form blood testis barrier, which do not divide in the sexually mature testes, which have receptors for FSH, which are providing a structural support. The answer is Sertoli cells, discovered by Enrico Sertoli. Clear hai ji? Right? I hope all of you enjoyed the lecture.